फाइन, वी हैंड रेज़ करेंगे तो वन बाय वन इंशाल्लाह क्वेश्चन लेते रहेंगे और अगर आप चैट में दिखना चाहेंगे तो चैट में भी इंशाल्लाह क्वेश्चन ले लेंगे। क्यू में जो तरतीब होगी उस हिसाब से क्वेश्चन लेते हैं। और एक भाई ने उमर ने स्टार्ट में एक बात पूछी थी जो, तो उसी को मैं रिस्पॉन्स करना चाहूँगा कि कंसल्टेंट से रिव्यू करना चाहिए या खुद ही करना चाहिए और क्या हिसाब है? तो कंसल्टेंट आप मेहनत के पैसे देता है, जो मेहनत आपने करनी है वो आप उससे करवाते हैं, उसी के पैसे लेता है, बाकी सारा काम वही होता है उसका, वो यही प्रोसीजर करता है। बल्कि बाज़ औक़ात ये होता है कि दूसरे कंट्रीज़ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो आपको महँगी यूनिवर्सिटी भेज देते हैं इस तरह। बेहतर ये है कि आप खुद ट्राई करें, आपका एक्सपोज़र बढ़ता है, तजुर्बा आता है, कॉन्फिडेंस आता है और जब आप बैचलर कर लेते हैं तो आपका इतना लेवल होता है कि आप सारा कुछ खुद कर सकें। ये बस कॉन्फिडेंस की वजह से है कि हम कर नहीं सकते और ईमेल लिखते हैं तो वो डर रहे होते हैं इसमें कुछ इस तरह ना हो जाए, लिखेंगे तो ही आएगा। ट्राई करें, बहुत पोज़ीशंस होती हैं, तो कहीं न कहीं इंशाल्लाह हो जाता है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको ईमेल लिखनी है किसी प्रोफ़ेसर को या किसी कोऑर्डिनेटर को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कन्फर्म नहीं है कि आप इस स्पेसिफ़िक पोज़ीशन पे बैठ रहे हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको कन्फर्म नहीं होती। और जो बंदे आपको आपके पास हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पीएचडी कर रहा है या पोस्ट डॉक कर रहा है, तो आप उससे रिव्यू करवा सकते हो वो चीज़, एंड देन आप उस स्पेसिफ़िक प्रोफ़ेसर को सेंड कर दें। रादर देन आप वो ग्रामेटिकल ग्रामर मिस्टेक के साथ, विदाउट एनी ऑर्डर के साथ जो ईमेल सेंड करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कम होगा अगर रिव्यूड ईमेल है या रिव्यू कवर लेटर है, उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा। तो सजेशन यही है कि आप पहले तो सर्च करें खुद से, और अगर आपके पास कोई बंदा है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यूरोप में, यूएस में, आप उनसे रिव्यू करवा लें और अपना जो फर्स्ट जो क्या कहते हैं उस चीज़ को, जो इम्पैक्ट है वो बढ़ाएँ अपना, रिसर्च इम्पैक्ट है या ईमेल से इम्पैक्ट है। दैट्स इट आई थिंक सो। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं अब तो। उस क्यू में पहले नंबर पे हैं सिदरा अमीन, आप काइंडली अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। मेरा क्वेश्चन अहमद भाई से ही एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि जब हम लोग पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, सपोज इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर मैरी क्यूरी, तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स वही सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, सारा प्रोसीजर भी सेम होता है। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट होता है जिसपे आपको लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा स्टैंड कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू अदर पार्टिसिपेंट्स? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थैंक यू फॉर आस्किंग दैट सिद्रा। सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कहूँगा सबसे ज़्यादा वो कवर लेटर है, अलोंग विद योर सीवी। ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट से। इनकी रीज़न क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं, तो कुछ लोगों ने कवर लेटर 2-2 पेज के लिखे होते हैं और किसी एक प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 पेज का कवर लेटर पढ़े, क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट हंड्रेड्स एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर पोजीशन की आई होती है। और ये केस मेरे सामने हो चुका है। मेरा जो मास्टर थीसिस का को सुपरवाइजर था, उसके पास पीएचडी पोजीशन थी, और उसके पास इतने कवर लेटर्स थे और कवर लेटर 2 पेजेस 2.5 पेजेस के। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका कवर लेटर का स्ट्रक्चर क्या है, और उसमें आपने जो टेक्निक्स, जो प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, या आप सिंपल अगर एक वर्ड में कहूँ, रिसर्च बैकग्राउंड, अगर आपने वो बताया होगा कि मैं रिसर्च में वही है टेक्निक्स आती हैं जो कि बाकियों की हैं, तो वो आपको डिस्टिंग्विश करेगा। इसके अलावा मैं इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप मतलब क्या कहेंगे रिगार्डिंग आइल्स एंड रिगार्डिंग सीवी? मतलब अगर किसी का ज़्यादा रिसर्च में एक्सपोजर नहीं है और इसने ज़्यादा इंटर्नशिप्स नहीं की हैं एंड ऑल दैट, और आइल्स को लेके आपको क्या लगता है कि 7, 7.5 और 8 इज मोर देन इनफ? अगर किसी का आर्ट 6.5 भी है और 6 भी है, बल्कि हम 6 से स्टार्ट करते हैं, अगर किसी का आर्ट 6 है लेकिन 2 रिसर्च पेपर है, दैट डिफाइन कि उसके पास राइटिंग स्किल्स है। और अगर किसी का आर्ट 7 है और कोई राइटिंग स्किल नहीं है,
उसकी कोई वैल्यू नहीं है सच मेरी आंख में, क्योंकि राइटिंग का आइडेंटिफाई होना रिसर्च जो पेपर्स हैं या रिव्यू पेपर हैं वो आइडेंटिफाई करता है, और अगर किसी के पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल मैरी क्यूरी में क्या होता है, मैरी क्यूरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रिसर्च बैकग्राउंड मैच होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आपने ट्रैवल बहुत करना होता है। अगर आप अडेप्टेबल हो, यू आर मोर देन जोन एलिजिबल फॉर दैट। जी, और आइल्स थैंक यू सो या मच। टोफल, आइल्स एक सजेशन पुट करना चाहूँगी मैं अहमद भाई, जी अगर जी आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है तो क्या आप, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप एक मीटिंग अरेंज कर लें इरास्मस ट्रेनीशिप पे भी, या सिंपल मैं कर इरास्मस सकता हूँ। इरास्मस मंडस पे? इरास्मस मुंडस पे डॉक्टर जोल ने और डॉक्टर अफान ने जो उनसे ना पहले से मीटिंग की हुई है, और हमूद के चैनल पे वो अपलोडेड है। तो मैं वो मैं, लिंक शेयर कर हाँ वो दूंगा। लिंक शेयर हमूद शेयर कर देगा। जो मैं कर सकता हूँ वो ये कि पीएचडी प्रपोजल के ऊपर, पीएचडी एप्लीकेशन के ऊपर एक और वेबिनार कर सकते हैं डिफाइंड सिर्फ पीएचडी के ऊपर, और मैं एक पोस्ट डॉक और एक और पीएचडी को लेकर आ सकता हूँ। हम एक डिस्कशन कर सकते हैं सबके सामने कि क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो जो पीएचडी करने वाले हैं उनको काफ़ी गाइड बेहतर है मेरे ख्याल से जो थैंक यू काम सो के लिए मच। इसका क्या काम? थैंक यू। काफी है, ये टाइम तो लगेगा, एकदम तो नहीं ठीक होती चीजें। अहमद भाई आपको म्यूट करना पड़ेगा, मैं एडमिन नहीं हूँ। ओके ओके। अच्छा, उमर जब्बार, अच्छा जी, सेकंड इन रो उमर जब्बार। अहमद भाई, मेरा यही क्वेश्चन है कि जिस तरह अब आपने जर्मनी, इटली या नॉर्वे के बारे में बताया है, अगर हमने किसी और कंट्री के यूनिवर्सिटी देखनी हो, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे हम इंटरेस्टेड है, या MIT है अमेरिका में, उसी तरह हम ये सर्च करेंगे, पहले उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, पहले देखेंगे कि वो करवा भी रहे हैं, तो उनका हाउ टू अप्लाई वहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ जी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो आपने यूएस में एप्लीकेशन अप्लाई की थी, दो दो मेथड थे अप्लाई करने, मतलब पता लगाने के। एक तो किसी एडवर्टाइज्ड पोजीशन हो न्यूज़पेपर में, या फिर आपने यूनिवर्सिटी के साइट देखी। जैसे यूआस की सिंपल वेबसाइट है, आपने उसके सब्जेक्ट्स पे जाना है, मास्टर प्रोग्राम पे जाना है, कैसे अप्लाई करना, उसके प्रोसीजर, और उसके बाद स्कॉलरशिप, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। और एक यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम कहते हैं कि बार हमारा कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में एडमिशन नहीं होता, लिटरली यहाँ पे लोग अप्लाई ही नहीं करते। इवन मैं भी इंक्लूडेड हूँ उस लिस्ट में, और ये सोचता था कि मेरा कहाँ पे होना। लोग अप्लाई ही नहीं करते। जब अप्लाई नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से होना तो दूर की बात, अब सोचो भी ना। तो प्रोसीजर वही है, सब्जेक्ट लिस्ट, यूनिवर्सिटी, एप्लीकेशन, एडमिशन, वीज़ा। कितनी मेहनत करते हो सर्च करने में, या आपका, दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है मोहम्मद हमजा। वेट कीजिए अहमद भाई, एक और मेरा माइंड में आया कि अप्लाई कर लेते हैं, हमें ऑफर लेटर भी हमें रिसीव हो जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर हम वही ऑफर लेटर अपनी एम्बेसी में लेके जाएंगे। जी, वही लेके जाना, आइदर ईमेल की फॉर्म में, आइदर पीडीएफ है, आपने वही चीज़ लेके जानी है, वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर कंसीडर होगा। सही, थैंक यू अहमद भाई। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि अक्सर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कहा जाता है कि आपका बैचलर में ना कम से कम कोई ना कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो। तो ये जरूरी है कि आपका बैचलर में, अगर आपका बैचलर 5 साल का, तो आपका 1 या 2 पेपर पब्लिश हो, या आपका 1 या 2 पेपर रिव्यू हुआ हो, और फिर भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, या बगैर रिसर्च पेपर भी काम कर लेगा? आप इस बारे में क्या ख्याल? अच्छा, इसमें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि होते हैं ना मास्टर बाय रिसर्च, उसमें थोड़ी सी एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपके पास रिसर्च पेपर होना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल मास्टर की स्टडीज होती हैं उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। जितना मुझे पता है, लाइक मैं 3 साल से बाहर हूँ, और जितना मैंने लोगों को गाइड किया है, मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला कि उसकी रिजेक्शन सिर्फ एक पेपर की वजह से हुई हो। ऐसा नहीं होता, उसकी कुछ और वैल्यू वजह हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने सही तरह सबमिशन नहीं कराई, कोई डॉक्यूमेंट लैग हो गया, और चीज़ें। जी, इसमें इसके अलावा
करना चाहूँगा हमजा, अगर आप काइंडली थोड़ा करें कि बैचलर्स जो आपका जब कर रहे होते हैं अंडरग्रेड से, कोई इतनी उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि बहुत ज़्यादा रिसर्च में उनका कोई रिसर्च पेपर होगा अपना और उसमें वो फर्स्ट ऑथर इस तरह का। आप अगर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में जस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं और आप उसका मेंशन करते हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड। और लेकिन पीएचडी पोजीशन के लिए चाहिए होता है कि आपका एमएस में कोई ना कोई रिसर्च पेपर निकला। मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेसर हैं वो प्रेफर करते हैं और ये देख रहे होते हैं कि एमएस में उसका कोई रिसर्च पेपर हो। अंडरग्रेड स्टडीज में अगर आपका है तो बहुत अच्छा है और ये चांसेस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, लेकिन ऐसा चाहिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका कोई रिसर्च पेपर हो। एक और चीज, अगर किसी का मास्टर में भी रिसर्च पेपर नहीं है तो डिसहार्ट नहीं होना। जो आपने थीसिस लिखा होता है ना, वो एक पेपर है, वो डिफाइन करता है कि आपने क्या किया है, कैसे लिखा है, और वो आपने सेंड करना होता है पीएचडी एप्लीकेशन में। सो उसको भी अच्छे से लिखे, दैट्स इट। और क्योंकि बाकी भी क्वेश्चन होने हैं तो बेहतर है ज़्यादा टाइम। जी, मोहम्मद मोइस। जी एक और चीज सेम ही है, वो सीवी है आपका, आइल्स एकेडमिक चीजें वो तो फिर सबकी सेम ही होगी। नहीं, तो फिर बड़ा डिफरेंशिएट किधर से आ करेगा, प्रोफेसर को कैसे इंगेज करेगा, यूनिवर्सिटी को कैसे बनाएगा, इस बारे में थोड़ा बता। फॉर कौन सी चीजें हमें डिफरेंशिएट मैं एक करनी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमूद का अगर 3.5 है, मेरा 3.4 है, तो फर्स्ट डिस्टिंग्विश तो इधर से ही हो गया। सेकंड, उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। छोटी सी एग्जांपल से डिस्टिंग्विश हो गया। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जी मोइस। जी थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल हमूद भाई? जी जी जी। First of all, Ahmed bhai and Hamoud bhai, thank you so much for this wonderful session and presentation. Ahmed bhai, मुझे आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी। Currently, I'm doing my masters in Turkey on Turkey Bursary scholarship. I think you know about this scholarship. I know about it. And my master is about to end, and luckily, meanwhile, I have applied for a PhD position. You mentioned in NMBU. NMBU, You okay, elaborated that's right now. The ruminant PhD in ruminant physiology. तो मुझे okay. आपसे पूछना ये था कि इनका जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, वो क्या है? क्योंकि मेरा जो, मैं आपको ब्रीफली अपनी थोड़ी सी एप्लीकेशन बता देता हूँ। मैं जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मास्टर्स पे, और डीवीएम का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैचलर्स का यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे भी मेरी फर्स्ट पोजीशन है। पब्लिकेशंस में मेरी 2 रिव्यू पेपर हैं, 2 कॉन्फ्रेंस पेपर हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट वो है, पोस्टर है। 3 मैंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। आइल्स नहीं है और इनकी कोई लैंग्वेज भी नहीं है, लेकिन टर्किश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो इनका जो क्राइटेरिया है, और आप क्या समझते हैं मेरी एप्लीकेशन को देख के कि अच्छा, मैं आप अच्छा, ये परसेंटाइल, मैं कोई स्टैट्स का मॉडल नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं कोई परसेंटाइल बता दूँ हर बंदे को भाई कितने परसेंट चांस है। सबसे पहली चीज़, आप एक एग्जांपल मैं देकर बताता हूँ। अगर आप यही रोमिनेंट वाली जो पीएचडी है पाकिस्तान में करते हैं, क्या आपके चांस हैं ज़्यादा? जब इस तरह की कोई फील्ड पीएचडी प्रपोजल आता है जहाँ पे फील्ड वर्क हो, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत बड़ा बैरियर होता है। अब नॉर्वे में नॉर्वेजियन चलती है, इंग्लिश भी है। जहाँ पे फील्ड वर्क हो ना, बाकी सारी रिक्वायरमेंट के अलावा लैंग्वेज एक की पार्ट है। तो आपकी पीएचडी सॉरी आपके जो प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी है। अगर आप किसी वजह से रहे, मैं चाहूँगा नहीं कि आप ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप किसी वजह से रहे, वो तो आपकी लैंग्वेज। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लैंग्वेज को इस तरह की पोजीशंस के अंदर? यार देखो, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करूँ, मैं एक फॉरेन आती हूँ और पीएचडी मुझे मिलती है पाकिस्तान में। अब मैंने फार्मर के पास जाके उर्दू में बोलना, मैं बोल सकूँगा? एग्जैक्ट डेटा ले सकूँगा? नहीं। तो जो पाकिस्तानी है उसको प्रिफर किया जाता है फील्ड वर्क पीएचडी में। तो मेरे ख्याल से जो पीएचडी हमने रोमिनेंट की अभी मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन में दी है, तो उसमें फील्ड वर्क ज़्यादा है, तो चांसेस कम हैं क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती। मेरे ख्याल से मैं अभी सिर्फ देखने की वजह से ये कह सकता हूँ जी, लेकिन nobody knows थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका। नेक्स्ट इज अली रजा। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, मेरा आपसे ये सवाल है पहला कि यूरोप के अंदर विच कंट्री इज बेस्ट फॉर स्टडी इन यूरोप? लाइक उसे दूसरा उनकी लैब्स के लिहाज से कि वो कौन सी,
किस कंट्री की लैब ज्यादा अच्छी हैं, और पहले ये सवाल, इस सवाल का जवाब दे, फिर मैं दूसरा पूछूं। ओके, इस सवाल का एक वन लाइनर आंसर है, जो आपको अच्छा लगता है वो बेस्ट है, क्योंकि काम आपने ही करना है, ठीक है, एडजस्ट आपने होना है, कोई बाकी चीज मैटर नहीं करती। अगर आप एडजस्ट नहीं हो ना, तो आप रिसर्च भी अच्छी नहीं करोगे। तो जो आप जहाँ पे आप अच्छे से एडजस्ट हो जाओ, वो रिसर्च लैब सबसे अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूआस में आपको कोई 4 बंदे तंग करने वाले एक ही लैब में मिल जाए, आप काम करोगे उधर? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर यही। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना कंट्री या यूनिवर्सिटीज, वहां पर हम जाते हैं लेकिन उनकी लैब्स में वो फैसिलिटीज नहीं होती जिन पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो ऐसे मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जिन कंट्री जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट फंडेड होते हैं, उनमें जो भी टेक्निक्स रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो इंडस्ट्री से लेके की जाए, चाहे नई मंगवा के की जाए। जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो प्रोजेक्ट आपको मिला है स्पेसिफिकली, अदरवाइज क्या होता है, वो अफिलिएट कर देते हैं उस प्रोजेक्ट को, कि भाई जिसके पास टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उस उधर जाके काम करो, बट यू आर वर्किंग एज अ अफिलिएट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटीज। तो यार ये आपका पर्सनल क्वेश्चन होगा, मैं कहूँगा, क्योंकि हर बंदे को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो लिटरली डिपेंड। और अहमद भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि कौन से कंट्री ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं? ब्लॉक, अच्छा, ब्लॉक अकाउंट जर्मनी, नॉर्वे और ये 2 कंट्री जो कि ब्लॉक अकाउंट करते हैं। लेकिन ब्लॉक अकाउंट का ये, जर्मनी में आपको मंथली पे किया जाता है, नॉर्वे में ऐसा होता है कि जैसे ही आप वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, आपको सारी अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है। एक और चीज है कि अगर आइल्स दोबारा एक्सपायर हो गया हो, मतलब अगर हमने भी आइल्स लिया, मास्टर्स कर लिया है, हो सकता है दोबारा हम आइल्स नहीं या उसी को एक्सपायर को चला दें, वो चल जाएगा क्या? इस बारे में मतलब क्या आपको दोबारा देना पड़ेगा? आप उस पे अप्लाई कर सकते हो विद एप्लीकेशन लेटर कि मैंने आइल्स के लिए अप्लाई कर दिया है, और जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको आइल्स दोबारा देना पड़ेगा। जी, नेक्स्ट इन रो इज अहमद भाई, एक सवाल और है कि आपने जो अभी स्कॉलरशिप बताई हैं, वो सब ऐसे है कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, और यूनिवर्सिटी में जाकर उधर उनकी फंडिंग पे आपने अप्लाई करना है। मैं असल में मास्टर स्टूडेंट हूँ टर्की में, मैं भी स्कॉलरशिप पे हूँ, फुली फंडेड में। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अक्सर यूनिवर्सिटीज ऐसी देखी हैं कि उधर जाके अप्लाई करते हैं ना फंडिंग पे, तो वहाँ पर फुली फंडेड कोई हमें नहीं मिल रही होती। मतलब उधर जैसे अब टर्की की स्कॉलरशिप है, ये बिल्कुल फुली फंडेड है, यानी कि आप घर बैठ के अप्लाई करते हो पाकिस्तान में, वो आपका हर जो खर्चा आता है वो हैंडल करते हैं, जैसे फ्लाइट का, वीजे का, सब कुछ। तो ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अलग से नहीं है, जैसे इटली की, जर्मनी की और नॉर्वे की? अगर कुछ हैं तो उनका काइंडली नाम हमें बता दें। फुली फंडेड मैंने आपको बता दिए, इटली की एक्सीलेंस स्कॉलरशिप होगी, जर्मनी की दाद होगी, और उनमें कोई ऐसे स्कॉलरशिप नहीं है क्योंकि कोई ट्यूशन फी नहीं है, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में कहा। उसके अलावा फ्रांस में कैंपस फ्रांस हो गई, यूके में एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी, मेरे नाम से निकल गया। हंगरी में अपनी स्कॉलरशिप है, स्पेन में एक अपनी स्कॉलरशिप है, होती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, प्रोसेस डिफरेंट है, तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। अब वो कहते हैं एक दफ़ा प्लेट मिल गई है खाने की फुल जौन सी, दूसरी दफ़ा मिल जाए, थोड़ी सी मेहनत करके आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और कैसे प्रोसीजर अप्लाई करना। यूएस में आप अगर अप्लाई करेंगे तो वो फुली फंडेड होगा, प्रोजेक्ट बेस आप किसी फॉर में अप्लाई एग्जांपल, हाँ प्रोजेक्ट बेस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मास्टर इटली में है, नॉर्वे में है, जर्मनी में है, आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, सारे फुली फंडेड हैं। तो इट लिटरली डिपेंड्स कि आप किस तरह और किस सिमत में, मेरे पता नहीं सिमत उर्दू है हिंदी है, सिमत में जा रहे हो, और किस तरह अपना सर्च इंजन को यूज करते हुए जो ना, तो लिटरली डिपेंड ऑन यू। अहमद भाई, आपकी उर्दू वाकई काफी बढ़िया, आप उर्दू के अल्फाज बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट साद सरवर,
साथ सर्वर हमारे एडमिन भी हैं, ये पोस्टर वगैरह जो भी डिजाइन करते हैं, आपका जो हाँ, पोस्टर okay. Thank you, sir, for the poster that you made for me. अस्सलाम वालेकुम in the मोहम्मद भाई। quest। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी 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 जी। अच्छा, मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन है भाई कि एक तो ये कि जीपीए मेरी है सीजीपीए 2.9798, तो इटली और जर्मनी में ये कॉन्सेप्ट है कि इजीली मिल जाता है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत इतनी जीपीए पे, तो ये किस हद तक करेक्ट है, ये बता दें आप। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इटली की आजकल वीज़ा रिजेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो अच्छा से डॉक्यूमेंट्स हैं या वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जो हमें प्रेफर हेल्प करेंगे हमारी प्रेफरेंस में। और जी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों कंट्रीज़ में से आप प्रायोरिटीज़ वाइज ना लिस्ट कर दें कि आपकी प्रायोरिटी में कौन सा पहले आएगा, सेकंड पे और थर्ड पे। हमारे लोग हैं। ओके। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अगर आपका सीजीपी 2.5 से लोअर, तो मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं करती। तो आपको इतना तो होना चाहिए कि आपके पास सीजीपी हो 3+ या 3 के करीब करीब। और सीजीपी के अलावा जो चीजें मैटर करती हैं वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास पब्लिकेशन है, तो इट डज मैटर अ लॉट। आपकी क्या आपकी एक्टिविटीज क्या हैं उसके अलावा ना, तो इट डज मैटर। दूसरा क्वेश्चन था आपका रिजेक्शन का। एक और कमेंट भी आया कि कोई इशू रिजेक्शन का, बल्कि हाँ कमेंट था वो ये है कि रिजेक्शन की, अच्छा अक्सर का रीजनिंग क्या होती है, जो कंसल्टेंट, पता नहीं उमर भाई ने पूछा था, कंसल्टेंट क्या करते हैं, अप्लाई करवा कर वो के एम्बेसी में भेज देते हैं विद द इनकम्प्लीट फॉर्म। तो उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या स्कॉलरशिप है, सारा कुछ। तो जब वो इंटरव्यू देते हैं उनकी एक रीजनिंग होती है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो एक बिगर जो सा चंक है ना, वो ये होता है कि इस कंसल्टेंट वाली चीजें वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो भाई कहते हैं हाँ बिगर चंक रिजेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि उस स्टूडेंट को ही नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, और जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो रिजेक्शन होती है। और जो इन्फ्लुएंस होता है वो उसका दूसरे स्टूडेंट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंटरव्यू कर रहे हो, 10 स्टूडेंट आए हैं और 10 को नहीं पता, तो आप जो 11वां आएगा आप यही सोचोगे भाई इसको भी नहीं पता होगा। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो रिजेक्शन अक्सर का इंटरव्यू की बेस्ड होती है, क्या उनको लगता है कि इसकी मोटिवेशन नहीं है, इनकम्प्लीट प्रूफ ऑफ इनकम, ये बहुत बड़ी रीजनिंग है रिजेक्शन। तीसरा अगर आप क्वेश्चन था, मैं प्रेफर करता हूँ नॉर्वे, जर्मनी, नॉर्वे, इटली एंड जर्मनी। बट अगर कोई आईटी का बंदा यहाँ पे वो कहेगा जर्मनी की आईटी में जो जॉब्स हैं जर्मनी में वो बहुत ज्यादा, सो इट लिटरली डिपेंड। ये मेरी प्रेफरेंस है, मैं नॉर्वे को प्रेफर करता हूँ एंड देन जर्मनी। जी, वीज़ा इंटरव्यू मोस्टली आपकी वीज़ा एप्लीकेशन होती है उसी बेस पे होता है। तो अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू उससे मैच कर रहा है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन से, तो कोई वजह नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे। जब डिस्क्रिपेंसी आती है तो फिर ही आपको रिजेक्ट करते हैं वो। एनीवेज, फॉर एग्जांपल एक रिजेक्शन जिसका मुझे पता है, आर्ट पढ़ा हुआ था, स्कल्पचर, और फूड साइंसेस की डिग्री में आ रही थी वो लड़की। मेरे ख्याल से काफी बड़ी एग्जांपल है रिजेक्शन की। तो ये दिस इज वन ऑफ द फ्यू आई विल से। अहमद भाई, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि जो मतलब जिनकी 2.9 या 2.5 से ऊपर है ना, वो इटली या जर्मनी को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो लेकिन आपने कहा कि मुश्किल है, तो क्या ये मुश्किल यार, करने को कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट अप्लाई, सी द रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ, आई विल से। सेल्फ पे हो जाता है। अगर आपकी लो सीजीपीए है तो सेल्फ पे हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज रबिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन एम भाई से है कि आपने जब इरasmus में अप्लाई किया था नॉर्वे के लिए, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आई थिंक मेरी आपसे पहले बात हो चुकी थी कि मेरा नॉर्वे के लिए हुआ है, बट मुझे वहाँ पे कोई रिसर्च के लिए मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से वाला प्रोफेसर से उनसे कैसे कांटेक्ट करूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम है कि किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करके
उनसे कहना कि मैं ये रिसर्च करना चाहती हूँ इस तरह से वो सारा। तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने नॉर्वे सीखी थी और आपने ईमेल कैसे करी थी ये सारा रिसर्च के, ताकि मुझे कुछ आइडिया हो कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, तो सबसे पहले जब मुझे रासमस का पता लगा था कि आई गॉट द रासमस अपॉर्चुनिटी, तो मैंने उस डिपार्टमेंट में देखा था कि कौन कौन से रिसर्च ग्रुप हैं। मैंने बताया आपको कि हर डिपार्टमेंट में कुछ रिसर्च ग्रुप्स होते हैं। जी तो मैंने उस डिपार्टमेंट में देखा था कि कितने रिसर्च ग्रुप हैं और कौन कौन से हैं, और उसके बाद देखा था कि भाई किसके पास रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट आया, और उस प्रोजेक्ट को देखते हुए जो मैंने काम करना था मैच किया, और मैच करने के बाद एक ईमेल लिखी विद द इंट्रोडक्शन। मेरा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन में था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जॉब करने में, रिसर्च वगैरह। उसके बाद बैकग्राउंड, और उसके बाद उस बैकग्राउंड में बताया कि मेरी एरास्मस की एक्सेप्टेंस हुई है, एंड देन आफ्टरवर्ड इफ यू हैव द अवेलेबिलिटी इन एनी प्रोजेक्ट। तो उसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव, पहले ही का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव आया, और उसके पास तो प्रोजेक्ट नहीं था लेकिन उसने एक रेफर कर दिया मुझे आगे। इसीलिए अगर आपकी ईमेल अच्छी है तो आप थोड़ा बहुत रेफर भी हो सकते हो, अदरवाइज ये भाई कौन पीछे पड़ गया, ये शुड बी लाइक दैट। तो उसने रेफर किया जिसके पास प्रोजेक्ट था, और आई गॉट द प्रोजेक्ट इन द सेकंड ईमेल। सो ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं इस सेंस में, क्योंकि सेकंड ईमेल में मुझे मिल गया था प्रोजेक्ट, मास्टर थीसिस, एंड आफ्टरवर्ड आई वन देयर अर्ली जनवरी आई थिंक। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रिसर्च बहुत अच्छी है। और क्या आपने That's what can I share? और So आपने नॉर्वेगियन सीखी थी? उनकी लैंग्वेज तो नॉर्वेगियन है। I didn't. I just know English language and that's it. I don't और need to learn any other language aside और from आपने English. क्या उनको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जैसे कि आप कह रहे हो कि आपने पहले कोई आर्टिकल किया, कोई रिसर्च पेपर किया हो, इस तरह से कुछ भी आपने उनको बताया कि जस्ट ईमेल की और उसके No, अकॉर्डिंग? I just did the email. First of all, I did the email. After accepting the email, they did had an interview with me. कि बंदा इंटरव्यू capable है क्या नहीं. After interview, they accepted me, of course. But interview में पता लग जाता है कि भाई क्या बंदा करना चाह रहा है और और capable है क्या नहीं. That's it. और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस हुए, मतलब कि आपके बैकग्राउंड, इंटरेस्ट या आपसे प्रॉपर उस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन किए गए? लाइक मेरा इंट्रोडक्शन था, बैकग्राउंड था, कौन सी टेक्निक्स मुझे आती हैं, मेरे फ्यूचर मोटिवेशन गोल्स क्या हैं, और इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में क्यों अप्लाई किया। थैंक यू। एक और चीज है, अगर बंदे को कोई तकलीफ ना आती हो, जैसे कोविड की पाकिस्तान में ना, तो चीजें सारी ठप हो गई थी, कोई तकलीफ भी ना आती हो, एसओपी भी इतनी तगड़ी ना हो, तो फिर भी चांसेस है कि बंदा ये कर ले या क्या। हमजा आप क्यू में लगे, आपसे पहले हैं, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेंड होगा। आपसे पहले हैं, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। Agirza, if you have still question, you are first in row, you can ask. थैंक यू हमूद भाई, लेकिन मैंने तीनों क्वेश्चन पूछ लिए हैं। थैंक यू सो मच अहमद भाई। Okay. Then next is Moiz, आपने अगेन हैंड रेज किया है। जी भाई, एक्चुअली उस टाइम मैंने पूछना था, तो अहमद भाई ने जो मुझे आंसर दिया ना, उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा वो हो गया, तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछ सका दूसरा। अच्छा, मुझे देखो डिसहार्टनिंग ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन से पहले एक चीज में ना, कमेंट में एक क्वेश्चन था, बल्कि काफी देर से क्वेश्चन है, अगर प्रेफर हो तो मैं उनको जरा आंसर कर दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, एमन का क्वेश्चन था कि अच्छा पहले उससे ज़्यादा सईदा कि ट्रांसलेट कहाँ से किए जाएँ, तो हर एम्बेसी में ट्रांसलेशन जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी एक लिस्ट दी होती है, तो आप वहाँ से ट्रांसलेट उनसे करवा सकते हैं। उसके बाद एमन का क्वेश्चन था सबमिटेड और एक्सेप्टेड रिसर्च रिव्यू पेपर इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर आपने सबमिट करवाया हुआ है तो आप उस जर्नल और उसकी डिटेल्स अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट होता है, लाजमी होता है। पब्लिश करने का वेट नहीं होना चाहिए। आप बताओ कि मेरा पाइपलाइन में है, और उन्हें भी पता होता है कि एक आर्टिकल पब्लिश करने में एटलीस्ट 3 से 6 माह लगते हैं, सो दे नो द प्रोसेस।
उसके बाद एमन का दूसरा क्वेश्चन था should we add our under progress and submitted article? वही कर दो, कोई मसला नहीं है. Vara ka any tip for IELTS preparation? Try to speak as much as you can. Try to listen as much as you can. In English, of course, not in Urdu. So, movies देख लो. Try to speak with any native speaker or जिसको थोड़ी बहुत आती है. Sugar लगा लो चाहे. But you know, your vocab will improve. और try करो कि चीजें repeat ना हो रही. चाहे बोल रहे हो एक ही सेंटेंस में 3 वर्ड सेम ना हो, तो ये चीजें मैटर करती हैं. और रिसर्च पेपर पब्लिश विद लो इम्पैक्ट फैक्टर के साथ, एटलीस्ट पब्लिश है, ऑनलाइन है, डजंट मैटर. अगर राइटिंग उसकी अच्छी नहीं है, इट डज मैटर देयर, बट अलोंग अगर उस पेपर पब्लिश है, डजंट मैटर एट ऑल. तो ये कमेंटेड जो उनसे क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया. जी मोइजा. जी अहमद भाई, मुझे ये पूछना था, आपने जो बताया लैंग्वेज का, डेफिनेटली हमारी जो फील्ड है वेटनरी साइंसेज की, उसमें फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, तो लैंग्वेज आनी चाहिए. अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी फॉर एग्जांपल जो है पोजीशंस आई होती हैं दूसरे कंट्रीज में भी आई होती हैं, तो अब मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ? क्या मुझे लैंग्वेज सीख के दोबारा से अप्लाई करना चाहिए नेक्स्ट पोजीशन पे, या अभी जिस पोजीशन पे मैंने अप्लाई किया है इसके लिए? अच्छा, दो मेरे क्वेश्चन हैं यहाँ पे. क्वेश्चन तो ये है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ इन फ्यूचर लैंग्वेज प्रॉब्लम को. सेकंड ये है कि अब जिस पोजीशन पे मैंने अप्लाई किया, उनका जो प्रोजेक्ट हेड है, क्या मैं उनको ईमेल कर सकता हूँ कि मैंने इस पोजीशन पे अप्लाई किया है, और क्या मतलब इज इट सुटेबल अकॉर्डिंग टू यू कि मुझे उनको ईमेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि लैंग्वेज का, या तो भी मेरे पास 1-2 मंथ है यहाँ पे, मैं अगर उसको लर्न कर लूँ या एडमिशन लेके यहाँ पे उसको लर्निंग करके अगर वो मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं कुछ प्रोग्रेस शो कर सकता हूँ. दो तो मेरे क्वेश्चन ये थे. अभी तीसरा मुझे फिर भूल गया. हाँ, मुझे इनका बता दो. यार फील्ड वर्क में हमेशा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है. इट्स जस्ट अ कंपल्शन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सम project have minimum field work, some have more. It literally depends on the research project itself. What you need to do is you can send an email to a particular professor regarding the information that how much the field work you need to do. If it's okay for you, can I apply for this position because I'm very much eligible for it? तो आप email कर सकते हैं, ठीक है? With email अच्छी होनी चाहिए, to the topic होनी चाहिए, ताकि उसे पढ़ने में issue ना हो. You can literally ask any question to any supervisor if it's related to subject of that PhD proposal, PhD position. If she reply with yes, that we do need a person with this Scandinavian language, prefer not to apply on it. That's my preference, my advice to you. If she say, yeah, you can apply and we can see if we don't find an eligible candidate for this position, we can have an interview with you. Do apply with it. I think मैंने दोनों का आंसर करते हैं. जी जी. अच्छा, मुझे याद आ गया थर्ड क्वेश्चन. अगर इंटरव्यू के लिए वो शॉर्टलिस्ट करते हैं मुझे, तो किस पॉइंट पे ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी आपने रिसर्च वहाँ से की है, अपनी थीसिस जो है मास्टर्स का, और नॉर्मली इसका आपको आइडिया भी ज़्यादा होगा, तो इंटरव्यू में किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं इस पोजीशन के लिए मुझे करेंगे, और मुझे किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जो चीज़ें मैंने अपने मोटिवेशन लेटर में और अपनी CV में मेंशन की हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू का शॉर्टली जो है ना ब्रीफ कर दें. बिल्कुल ऐसे. सबसे पहले तो जो भी लिखा हुआ है उसको थोड़ा फोकस में करना, उस सुपरवाइजर की रिसर्च प्रोफाइल पढ़नी कि भाई वो क्या कैसे करता है रिसर्च और क्या उसकी राइटिंग स्किल्स हैं, सारा कुछ. उसके बाद अक्सर बात जो इंटरव्यू में होता है वो डेमो प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी डिस्कशन होती है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिले तो आप कैसे करोगे. सो यू नीड टू नो कि अगर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं तो आप इसको किस मेथड से लेके जा सकते हो. तो फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए. बाकी है कि आप अप्लाई करो और उसके बाद जब इंटरव्यू आएगा तब हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन होती है. उसके अलावा अगर मैं जनरलाइज भी एक चीज़ बता दूँ कि भाई इस तरह तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आए, आपको फिर क्या पता. सो लिटरली ये चीज़ें थोड़ी सी ना सब्जेक्ट रिलेटेड होती है.
चलें ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। इसी वजह से मैंने आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो किया है एंड आई हैव जस्ट लीव अ मैसेज देयर, तो होपफुली कि हम इन कांटेक्ट रहेंगे। फ्यूचर अगर मुझे इंटरव्यू की कॉल आती है तो आई विल डिस्टर्ब यू अगेन। आई वुड ऐड वन थिंग, मेरा इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस है, तो मोस्टली इंटरव्यू जो लेते हैं तो उसमें आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं और आपकी जो आपका वर्क है उससे रिलेटेड। कोई जिस तरह वाइवा या क्वेश्चन आंसर सेशन इस तरह नहीं होता, वो सिर्फ ये जानना चाह रहे होते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपर्टीज क्या है, दैट्स द थिंग। आपका नॉलेज वो टेस्ट नहीं करते, आपका जस्ट इंटरेस्ट और आपका एक्सपीरियंस यही चीज़ें देखते होते हैं। और नॉलेज आपने क्योंकि डिग्री की है तो उससे उनको पता चल गया कि नॉलेज है, तो और सीजीपी अच्छी है या रिसर्च वर्क है तो इसलिए कर रहा है। That's it. मैं एक चीज़ इधर ऐड कर दूंगा, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ पीएचडी इंटरव्यूज का, तो और वेरी बहुत करता ही है डिफरेंट इंटरव्यू टाइप के। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वो पूछते हैं कि हाँ भाई आपने लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल अपने मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की एग्जांपल दूँ, आपने लिखा हुआ है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, तो आपने कौन से प्रोजेक्ट में किया और कैसे किया, हाँ बता दो, एक्सपीरियंस शेयर कर दो। और अगर आपको वहाँ पे बोलना ही ना आए तो उन्हें पता लग जाता है भाई इसने सिर्फ छोड़ी है अगले कैंडिडेट के साथ। ठीक है, ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव आंसर। जी बिल्कुल, all the things that I've mentioned in my cover letter and CV, I've gone through all of them. Like I've done all the things in my lab here in Turkey. So उस पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं है। लाइक अगर वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू में मेरी सीवी से रिलेटेड या जो मैंने वहाँ पे टेक्निक्स मेंशन किए हैं, तो वो सारी मैंने अपने हाथ से की हुई हैं, आई कैन आंसर देम। ओके, चलो वो पर्सनल इंटरव्यू में करेंगे। सर ठीक हो गया, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज तहरीम फातिमा। वालेकुम सलाम, काइंडली थोड़ा ऊंची बोलिएगा, आपकी बात बहुत स्लो आ रही है। भाई से मेरा क्वेश्चन है कि एसओपी के बारे में मुझे गाइड करते हैं कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसओपी के लिखने में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। प्लस आपने जब अपने एसओपी लिखा था तो किन किन चीज़ों को आपने मतलब लिखा हुआ था इसमें? थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स ऐड किए थे अपनी प्रेजेंटेशन में एसओपी के बारे में कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए पैराग्राफ्स की फॉर्म में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये कि कॉपीड ना हो, ठीक है, प्लेजराइज्ड ना हो और आपकी एक अपनी स्टोरी हो। लेकिन हर बंदे की एक जो लाइफ होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है, तो उसकी जो मोटिवेशन है या जो लिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, और वो कैसे उस चीज़ को अप्रोच करता है वो आपकी अपनी होनी चाहिए। तो अगर आप उस अप्रोच को बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर दो और इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इटसेल्फ। एंड आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते लिखने में। आप जस्ट इनिशिएटिव लें, एक पहले स्केच बनाएं आपका, जस्ट रफ स्केच, और उसको बाद में एडिट करें। इनिशिएटिव लें, स्टार्ट करें काम, उसके बाद इंशाल्लाह होता रहे। कॉन्फिडेंट रहें और अपने जो सीनियर हैं, जो कोई आप इन कांटेक्ट हैं, उसको आप सेंड करके उससे आप एडिटिंग करवा सकते हैं, जो उससे आप सजेशंस ले सकते हैं। तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग। जी मोहम्मद हमजा, आप काइंडली अपना क्वेश्चन। मेरा यही था कि जैसे भी ट्रांसक्रिप्ट आने मेरा भी स्टार आ रहा है तकरीबन फाइनल ईयर होना, तो अभी हम अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर के साथ लिंक कर दें या वेबसाइट वगैरह पे देख ले। पहली चीज ये तो ये, और दूसरी चीज ये है कि टेक्निक वैसे तो लेवल पे आना जरूरी है, तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है या पीसीआर बड़ी बड़ी टेक्निक है, ये काम के बाद कर लिया अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। यार आप फोर्थ सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हो, पहले का आंसर। सबसेट सेकंड, वो तो मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने किया हुआ, मैंने एग्जांपल दी थी, मेरे माइंड में से यही आ रही थी। जो भी आपने किया ठीक है, उसकी एक वर्ड होनी चाहिए, और जो आपने किया वो आपको आता होना चाहिए, ठीक है, और वही चीज आपने एक्सप्लेन करना। ठीक है, मतलब जैसे भी कोविड में लॉकडाउन रहा, इंस्टीट्यूट बंद है, तो अगर कुछ किए ना बनने में कोई टेक्निक नहीं,
अगर सिलेक्ट हो तो उसके लिए कितने होते हैं? यार आपने थीसिस प्रेजेंट करना है, थीसिस आपने कुछ ना कुछ किया होगा। फॉर एग्जांपल आप कह रहे कुछ नहीं कोविड नहीं किया, यार आपको मैं 40 ऐसी फील्ड अभी बता सकता हूँ जो कि ड्राई लैब के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ तो थीसिस होगा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होगा जो आपने प्रेजेंट करना है। अगर आपके पास थीसिस नहीं है, कोई इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपके पास डिग्री कैसे आती है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, ठीक है। तो आपने कुछ जो भी किया आपने वो प्रेजेंट करना और अपनी स्किल को जितना इंप्रूव कर सकते हो। कोविड में टाइम था, फ्री थे लोग, डेटा एनालिसिस कर सकते थे, डेटा साइंस कर सकते थे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते थे, डीवीएम के अंदर एपिडेमोलॉजी के फॉर्मूलाज उसको अंडरस्टैंड कर सकते थे, कैसे मॉडल डेवलप होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते थे, किस तरह की फीड के फॉर्मूलाज हैं, क्या प्रोसेसेस हैं उसको कर सकते थे। देयर सो मेनी थिंग्स आप खुद कर सकते हो और वो आप ऐड कर देते अपनी सीवी में। You know, I think COVID is just a lame excuse to the people. I don't buy that, to be honest. I think we are done with the questions and hopefully with the session as well. I think it's more than it's up to 2 hours. I think I can understand. मैंने जब सेशन किया था I think 1 घंटे का था हुआ और 1 घंटे में मेरी तो बस हो गई थी। आपकी हिम्मत है 2 घंटे आपने कंटिन्यू रखा। मैं ऑफिस में बैठा हूँ अभी संडे को हमारे रिसर्च में भी होता है। एनीवेज अहमद भाई कोई एंड वर्ड्स, आप कोई आखिरी एंड मैसेज आपका? यार देखो, आखिरी मैसेज इस वेबिनार का पहले तो क्लियर करता हूँ। इस वेबिनार का आखिरी मैसेज ये है कि सबसे पहले अप्लाई करने से ना रुको, ठीक है। अप्लाई करो। यार कई दफ़ा ऐसे रिजेक्शन, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि उनकी बहुत रिजेक्शन आई है, लेकिन अब इतने स्टेबल हैं किसकी इंतहा नहीं। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं उनकी कोई रिजेक्शन नहीं आई एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर द पीएचडी इटसेल्फ। क्योंकि जिनकी रिजेक्शन आई उन्हें पता है कि कैसे डील करना है, किस यूनिवर्सिटी को कैसे प्रोसेस करना है, सारा कुछ। पहले जो भी आपको अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वगैरह, गो फॉर इट, आप अप्लाई करो। बाकी जो सीनियर हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, बाकी बहुत सीनियर हैं, उनसे गाइडेंस लो। कोई डीवीएम का है तो डीवीएम से गाइडेंस ले। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो किसी और से जो मोटिवेशन लेटर्स हैं, एसओपीज हैं, वो खुद से लिखो, रिव्यू कराओ, फिर दोबारा से लिखो। तो जो मैं एंड कहूँगा, पहले तो रुको ना, एडमिशन अप्लाई करो, स्कॉलरशिप अप्लाई करो। सेकेंड ये है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको सर्च करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। लास्टली जो मैं चीज़ है, अपने पर्सनल स्किल को इम्प्रूव करो। द ओनली थिंग पाकिस्तानी पीपल आर लैकिंग इज personal skills and communication skills. They don't know how to write a professor regarding a particular subject. और जब आप अपना इमेज, तो पहली ईमेल है वो आपका एक इमेज होता है कि भाई आप कौन हो, कैसे लिखते हो, क्या हो। जब आपको वही नहीं होगा ना, then you don't have a chance on that PhD position or master position. So ये मेरे 3 पॉइंटर्स हैं और मैं हमेशा हेल्प करने के लिए राजी हूँ, unless you help yourself, I would say. Exactly. मैंने भी यही कहना था कि सबसे पहले इट इज जस्ट लाइक सर्चिंग अ जॉब इन द फील्ड। आप जब स्कॉलरशिप आप पीएचडी के लिए करते हैं, इसको ज़्यादातर लोग सेकेंडरी लेके चल रहे होते हैं। अगर आप सेकेंडरी लेके चलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ स्कॉलरशिप। कमिटमेंट चाहिए आपकी। अगर आपकी कमिटमेंट है तो बहुत सारी सीट्स हैं आपको मिल जाती हैं। और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि एक मिसाल देनी थी, चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश स्पेशल सीखना पड़ती है और यूएस में मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाइनीज़ हैं। कमिटमेंट चाहिए, जस्ट कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस चाहिए है। हम पाकिस्तानी शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, जस्ट कॉन्फिडेंस में लैग करते हैं। हमें लिख भी लेते हैं, हमें यकीन नहीं होता कि हमने सही लिखा है। लिखें, एक बार गलती होगी, दूसरी बार ठीक हो जाएगी। इनिशिएटिव लें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और पाकिस्तानी इज सो मच टैलेंटेड। तो बिल्कुल ऐसे लास्ट चीज में इसमें एक और चीज ऐड कर दूं। जब मैं अप्लाई कर रहा था,
literally there is no one to guide me कि भाई पर्टिकुलर प्रोसीजर क्या होता है, स्पेसिफिक ईमेल्स कैसे लिखनी है, सर्च कैसे करना है. Now you have so much people, sorry, so many people that have knowledge to in different fields. तो यार आप इनसे फायदा उठाओ and do apply. And next session will be on IELTS and TOEFL inshallah. So guys, stay tuned and thanks for joining. अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और इतना बोला. और आपसे एडमिन का लिंक लेंगे इंशाल्लाह. राजनी मैं इंशाल्लाह आपको लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा जब भी जरूरत हो. ठीक है, बाकी एक एंजॉय करें यूएस की लाइफ को, और बाकी सब जो पाकिस्तान में गर्मी एंजॉय कर लो, आखिरी तक गर्मी है, यही करके. ओके सर, मैं निकलता हूँ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.